गुमान जी, आप पिछले 3-4 दशकों से हिमालय के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि हिमालय के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं और पिछले खासकर 10 सालों से जो घटनाएं हो रही हैं उसमें फोकस पे आ गई हैं घटनाएं डिजास्टर्स। और ये जो डिजास्टर है, ये आपको क्या लगता है, ये इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है, कम हुआ है, या ये पहले भी होता था और अब ये नए रूप में कुछ देखने को मिल रहा है? दो चीज़ें हैं। एक तो कि जहाँ तक बारिशों का सवाल है, मैं ये मानता हूँ कि बारिशें तो ऐसी ही बरसात में होती थी और 7-7 दिन तक बारिश होती थी। कोई नई घटना नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ हो गई कि ये जो जिसे आज हम देख रहे हैं वैश्विक तौर पर जलवायु परिवर्तन, और जो निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप हुआ, उसके बाद पूरा वेदर पैटर्न जो है वो उसमें बदलाव आए, मौसम चक्कर में बदलाव आ गए और बारिशों का भी जो साइकिल है वो बदल गया। मतलब इरेटिक रेन्स होना शुरू हो गए। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। यूरोप में भी यही स्थिति हो गई है, चाइना में भी हो गई है और हमारे यहाँ भी तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में भी यही है कि वो पूरा बारिशें कभी बहुत तेज़ हो रही हैं और कभी सूखा आ रहा है। हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल भी सूखाग्रस्त राज्यों में शामिल है। ये स्थिति पिछले 30-40 साल पहले नहीं थी। बारिशें ऐसे ही होती थी। अब एक वजह है निश्चित तौर पर वैश्विक गर्मी बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, ये निश्चित तौर पर है। हम कुछ दिनों से खासकर हिमाचल प्रदेश और ये हिमालय में महसूस कर रहे हैं कि हमारी जो सर्दियों की बर्फबारी का सीजन है वो शुरू होना चाहिए था नवंबर से दिसंबर से। आजकल बर्फबारी एक तो कम हो गई, दूसरे वो आ कब रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कई बार अप्रैल भी। इस बार भी वैसा ही। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि आप हमको समझना चाहिए, यहाँ ये जो हिमालयन रीजन है, नॉर्थ इंडिया है, यहाँ दो तरह से बारिशें होती हैं मेनली। पहले एक तो साउथ वेस्टर्न मानसून, वो तो सब मानते हैं। दूसरा होता है जो सर्दियों की बारिशें होती हैं, जो सितंबर के बाद, अक्टूबर के बाद शुरू होती हैं, वो होती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं। मतलब ये जो ककेशियन रीजन से, रूम सागर वगैरह से जो हवाएं आती हैं, ब्लैक सी से, ये सारा पूरा ये रीजन है मेडिटेरियन सी का, उसकी जो जो डिस्टर्बेंस आती है, वो जो हवाएं हैं, वो अक्टूबर नवंबर के बाद बारिशें, सर्दियों की बर्फबारी का कारण वो होता है। पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि इसमें बदलाव आ गया। ये लेट आ रही हैं दिसंबर जनवरी में, और इसको रिट्रीट होती थी, ये अप्रैल मई में वापस चली जाती थी और ये जाकर के जुलाई तक कंटिन्यू कर रही हैं। 2023 में इसको हमने देखा, 24 में देखा, इस बार भी देखा। हमारे यहाँ 20-21 को फिर फ्लड आया जून को, जब पहली मानसून बारिश आई। उसके 2 दिन पहले तक भारी बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो रही थी। साउथ वेस्टर्न मानसून वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कल्यूजन हो रहा है, और उस दिन इस बात को देखा गया पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, हिमाचल में। उस दिन पाकिस्तान में लगभग 50-60 लोग मरे हैं। हिमाचल में हमारे कांगड़ा में, खनियारा में बादल फटा। फिर आपके कुल्लू में 2-3 जगह बादल फटे, जिसमें खासकर जो नेशनल पार्क के अंदर जो फटा, सैंज में और ऊपरली तरफ को गया, उसमें पेड़ नाचे, लोगों का बड़े भारी पेड़ नाचे सड़क, वो सब घटना उस दिन की। और बंजार में भी मेरे यहाँ ये उस दिन की है घटना, और उस दिन पाकिस्तान में भी हुआ, उस दिन कश्मीर में भी कहीं कहीं ऐसी घटनाएं घटी। ये क्या है? ये कल्यूजन था, लगता है मुझे। उसके बाद देखिए, फिर 30 तारीख को दूसरा झटका आ रहा है। 29-30 को भारी बारिश हुई और 30 तारीख को
इसी वैली में, ये हम पीर पंजाल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये अभी 21 को वही हुआ जून में, 30 को भी पीर पंजाल मोमेंट के इसी रेंज में। और आज भी मैं देख रहा हूं, कल से जो बारिश हो रही है अभी भी चल रही है, आज भी खतरा है और हैवी बारिश इसी रीजन में है, पीर पंजाल की इस कैचमेंट में है। उसकी वजह से 30 तारीख को पूरा सराज का बाकड़ी नाल की घाटी तबाह हो गई। 40 किलोमीटर के एरिया में बड़ा भारी नुकसान हुआ और 7-8 लोग मर गए, अभी 15-20 मिसिंग हैं, मतलब मरे गए होंगे बेचारे, कहाँ ढूंढने, हमें कहाँ ढूंढेंगे उनको। अब उसके बाद पशु मर गए, घर बहुत सारे 500-600 तो लोग कहते हैं घर गए, जंगल पूरे स्लाइड कर गए हैं। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया ये क्यों हुआ, मैंने कहा 2 कारण है भाई। एक है 80 से पहले की स्थिति पूरे हिमालय में, हमने जंगल काटे 80 तक सारे, क्लियर फेलिंग का प्रोविजन था, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था अंग्रेजों का, और जंगल काट करके हम रेवेन्यू जनरेट करते थे स्टेट्स के लिए। ये तो 1980 में जब चिपको आंदोलन के बाद फिर सुमोटो कोर्ट ने लिया, फिर वो जो है ग्रीन फेलिंग बंद हुई, वो तो बात की कहानी है, और उसके बाद कंजर्वेशन एक्ट भी बना। तो उस वक्त तक तो ये सब चलता था, सारे पेड़ पुराने जो फॉरेस्ट जिसे हम प्राइमरी फॉरेस्ट कहते हैं ना, वो तबाह कर दिए गए थे उस दौरान टोटल। इन ठेकेदारों ने, कंपनियों ने और सरकार के प्रोटेक्टेड। और जो सराज की कहानी है वो बिल्कुल वही, सराज के पूरे घने जंगल पारा में, बहुत जंगल वाला इलाका है मंडी जिला में, सब ज्यादा फॉरेस्ट नाचन फॉरेस्ट डिवीजन में है जहां ये कहानी हुई है। सराज इलाका बड़े फॉरेस्ट थे, सब तबाह हुए, काटने के बाद क्या हुआ, फिर नई पौध लग गई, जंगल खाली हो गया, हवा पानी धूप मिल गई, तो नई घनी पौध। जो पुराने मिक्स फॉरेस्ट थे वो समाप्त हो गए। मिक्स फॉरेस्ट में रई, तोस, कैल, चीड़, सब कैल, द्यार, ये सब था यहाँ। और उसके बाद चौड़ी पत्ती के खरसू, मारू, बान, और उसके बाद खनोर, अखरोट, ये सब पेड़ थे इसके अंदर। और ये सब समाप्त होकर के अब जो नई जनरेशन के प्लांटेशन अपने आप ग्रो करी, कुछ तो गवर्नमेंट कहते हैं हमने की, उनका तो कमी थी की, पर अपने आप रीजनरेट हो गई। वो सीड थे जंगल में पड़े हुए, वो ज्यादातर चीड़ और कैल है, दैट इज पाइन एंड ब्लू पाइन। उसकी बुश की तरह जंगल खड़े हो गए, झाड़ियों नुमा जंगल, इतने 1-1 फुट में, 2-2 फुट में, 4-4 फुट में पौधे लग गए, ऐसा घना है कई जगह। तो मैं अभी बक्साड़ का जो जंगल में देख रहा हूं, और उसके ऊपर थुनाग के पीछे के जंगल जो गए, उनमें ये सब बुश टाइप फॉरेस्ट डेवलप हो गए थे और बहुत घने हो गए थे क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं, उन पेड़ों की, नए पेड़ हैं, और ऊपर से जो ग्रान वगैरह का पिछले का काम का मलबा वहां धरती में था, स्टीप स्लोप्स हैं, बारिश तेज आई और वो फ्लश कर गए वो जंगल भी, और उसके साथ नीचे के खेत भी। और डेफिनेटली थुनाग की कहानी तो बड़ी मजेदार है। 2 ही घटना है ना, एक मैं कह रहा हूँ 80 से पहले के कारण ये था, जंगल का कटान हुआ और नए पौधा इस तरह से हुआ। दूसरा हुआ विकास का परिणाम। ये जो विकास हमने किया, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद का हिमालय देखना चाहिए। 90 के बाद जो यहाँ पर बूम आया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खासकर हाइडल प्रोजेक्ट पर पूरे हिमालय में, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आई, सरकारी इन्वेस्टमेंट भी आई एनर्जी के लिए। एक वो कारण था। सीमेंट प्लांट यहाँ 5-6 लग चुके हैं हिमाचल में, और 5-6 लग रहे थे। यहाँ तो बड़ा कुछ हो रहा था, स्की विलेज बन रहा था, SEZ बन रहा था, 5-7 और हाइडल सीमेंट प्लांट बन रहे थे, हाइडल प्लांट एक्सपेंशन हो रहे थे। वो तो हम लोगों ने, हिमालयन तीर्थ के आंदोलन के साथ आंदोलनों ने उनको रोका, नहीं तो आज पत्नी और तबाही क्या होती। 4 लैंड हमने कहा ये ठीक नहीं है, लोग लगे बोलने हम आप विकास विरोधी हैं। आज 4 लैंड सबसे बड़ी तबाही का कारण हिमाचल में बन गया। 6 4 लैंड बन रहे हो साहब हिमाचल में,
और फोर लेन में जो तबाही मची है आज, हम कुछ नहीं बयान कर सकते। इतना इरेगुलरिटी है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अनसाइंटिफिक तरीके से सड़कों को पहाड़ों को काटा गया वर्टिकली 90 डिग्री में, और साथ में मक का डिस्पोजल बहुत गलत तरीके से हो गया, नदी नालों में डाल दिया। वही नाचा ना पिछली 23 में भी, और वो सारा उसका परिणाम हुआ, बहुत सारे पुल गए, मंडी का पूरी ब्यास घाटी जो है प्रभावित हुई पाकिस्तान तक। अभी भी यही हुआ, ये जो मैं कह रहा हूं अभी जो सराज में हुआ है उसके वजह भी विकास है। हमने 2010 में सराज में केवल 30% गांव सड़क से जुड़े हुए थे। हमारे सराज का मुख्यमंत्री बना पिछली बार, 5 साल में 90-95% सराज में सड़कें बन गई। जेसीबी के ड्राइवर जो है इंजीनियर थे। फिर सारे दफ्तर, थुनाग गांव मैं जानता हूं, मैं जिला परिषद मेंबर रहा हूं वहां का। थुनाग गांव में 30 साल पहले 40 साल पहले घराट थे 20-25, और सड़क यही थी, जिंजाड़ी मंडी एक ही सड़क थी और कोई सड़क नहीं थी। एक छोटा सा रेस्ट हाउस बना, उसके बाद 2 कमरे का, और कुछ नहीं था। उसके बाद आज एसडीएम ऑफिस, बड़ी बिल्डिंग उसकी बन गई, बहुत बड़ी, आईपीएच का डिवीजन, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, स्टेट लेवल का पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस घराट उस बने। और वो घराट के जो घराट थे ना, वो जो निचली तरफ का बाजार सुनाग का लुढ़ का, वो सब घराट थे, वो कुल्ले बिकी, घराट बिके, उसमें बड़े घर बने हैं सारे। वो घर हाँ ऐसे ऐसे हैं, वो सारा नजायज कब्जा बहुत है, मैं तो खुले कहूंगा है। और क्योंकि 5-6 बार थुनाग में ये बाढ़ आ चुकी है भाई, कर क्या रहे आप? ये ओवर डेवलपमेंट का परिणाम। थुनाग में ऐसा हुआ, बक्साड़ में भी यही हुआ, लामाथाज में भी यही हुआ। नदी के किनारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। बक्साड़ में नदी में फार्मास्यूटिकल कॉलेज बना दी, ITI बना दी, तो नुकसान तो होना ही ना। पर गुमान जी, हिमाचल ज्योग्राफिकली ऐसी स्थिति में है कि हिमालयन रीजन है, नया माउंटेन है, और लोगों का एक्सपेक्टेशन है डेवलपमेंट का, विकास का। लोगों को सड़क से जुड़ना है, सड़क की बात नहीं है, लोग चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह से जो टाउन हैं, जो सिटीज़ हैं, उनके कनेक्शंस में आए हों। दूसरा है फैसिलिटी की बात, हॉस्पिटल चाहिए लोगों को कॉलेज चाहिए। ये सारी चीज़ें लोगों को एट डोर स्टेप देखने की आदत धीरे धीरे बनती जा रही है। ये भी एक दूसरा पहलू है कि जो आपने, हालांकि 3-4 आपने सवाल उठाए। एक तो आपने जो वेजिटेशन कवर है उसका जो बिल्कुल न्यू है, उसका रूट सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाया है। क्लियर फेलिंग फॉरेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा करवाई गई है, और उसके बाद अभी 30 साल का समय है जब नए पेड़ ये अपने को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन विकास की अवधारणा को लेके भी आप कैसे देखते हैं कि लोग, क्या सड़क नहीं चाहिए? क्या आपको लगता है कि लोग ये जो पूरा विकास की अवधारणा है इसका ख्याल छोड़ दे तब वो सुरक्षित है? कैसे देखते हैं इसको? हिमाचल के बारे में देखिए, एक बात देखनी चाहिए, यहाँ हिमालयन में सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क का डेवलप हुआ, और भी किसी भी हुआ हिमालयन राज्यों में। उसकी वजह थी यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर, जिसका माउंटेन स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग थी, और वो भी कहता था कि रोड हमारी लाइफलाइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, डेवलपमेंट का साधन है। पर रोड कैसी बने, सवाल ये था। जब तक रोड आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाएंगे, हम बार हमने खूब लड़ाई लड़ी, उसके बाद गवर्नमेंट ने भी हिमाचल में कहा कि हम कट एंड फिल से रोड बनाएंगे, क्योंकि हम कह रहे थे नीचे मलबा मत फेंको। फिर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, हर नाले कलवर्ट उसके नीचे भी पूरा उसका पानी के भाव का रास्ते रखने चाहिए। और फिर इतनी चौड़ी और बड़ी सड़क बनाने की तो जरूरत ही नहीं ना, छोटी छोटी कम चौड़ी सड़कें बहुत सारी बनाओ,
हम यही कई सालों से कह रहे हैं, सड़कें बनाइए, कम चौड़ी बनाइए। और दूसरी बात, ज्योग्राफिकल स्टेटे को भी तो अध्ययन करिए ना। हर कहीं से जेसीबी के ड्राइवर से लाइन मत कराइए। इंजीनियर्स आए, जियोलॉजिस्ट आए, देखें कहाँ से सड़क बनाना ठीक है। वो तो कुछ नहीं हो रहा, अंधाधुंध चल रहा है। एक रोड कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुआ। फिर है गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने ओवरऑल क्या किया। नदियों के किनारे सड़कें बनाई। पुराने जो शहर है ना हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो अभी तक कोई नहीं डूबा, कोई नहीं भैया। मैं सबको देख रहा हूँ, कोई पुराना शहर हमारे जो थे नदी के किनारे हैं तकरीबन बहुत सारे, मेरे को नहीं दिखा कोई बह गया। ये नए नए जो बाजार खड़े हुए, ये आई सड़क, नदियों के किनारे लाई हमने सड़क, और उसके नदी के किनारे से सड़क आई तो वहां बाजार बन गया। नए बाजार बने हैं 30-40 साल में, कोई पुराने बाजार नहीं है। पिछले साल समेज गया था, मैं वहां जा आया, वो भी 30-40 साल पुराना था। अब ये थुनाग भी इतना ही पुराना है, ये गुशैनी भी है जो कभी खतरे में रहेगा, ये भी इतना ही पुराना है। और भी कई मैं देख सकता हूँ। वहां जब सड़क बनी, वहां बाजार जैसा बना, फिर स्कूल आ गया, हॉस्पिटल आ गया, उस जगह फिर सारा, फिर लोग वहां आगे बसने शुरू हो गए, जमीनें चाहे खरीदी, चाहे जो भी हुआ, लीगल इलीगल, वहां बाजार जैसे बन गए, छोटे छोटे टाउनशिप बन गए। इन्हीं में ज्यादा नुकसान है, पुरानी आबादियों में नहीं सर है। एक तो ये है, हमने ये, फिर टूरिज्म भी आया, वो भी नदी में घुस रहा है। उनको क्या चाहिए, रिवर टच, रिवर व्यू होटल, ऐसा आइडिया लेके वो सब घुस गए पूरे इस इलाके में। कुल्लू मनाली में तो ये सब है, यहाँ हमारे बंजार में ये सब चल रहा है। कैसे घुस गए वो नदी के अंदर। पहले नदी के पास जो है उनको बोलते थे बाखड़ी, मतलब धान लगाने की जगह, बसते थे ऊपर। जैसे मैं बागी पुल गया पिछले साल, वहां फ्लड आया, उड़ गया सारा बागी पुल का बाजार। तो मैंने पूछा भाई बागी पुल का क्या मतलब है। बोले जी बागी गांव है वहां से आधा किलोमीटर ऊपर। जैसे बोले बागी गांव है, यहाँ आई सड़क 30 साल 40 साल पहले, तो हो गया पुल, तो नाम हो गया बागी पुल। फ्लड में पिछले साल उड़ गया पूरा बागी पुल बाजार। तो ये ऐसी कहानी है, इसके हम गलत तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये तो मैं कह रहा हूं लोगों की, फिर सरकार का। सारे इलाके नदियों को हाइडल प्रोजेक्ट से इन्होंने छननी कर दिया। पूरे जो बिलासपुर सोलन के बेल्ट है, इसमें सीमेंट प्लांट सीरीज में लगा दिए इन्होंने, तो नुकसान तो होगा ना। तो ये जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए, और अब मैं कह रहा हूं 6 जो ये बड़े बड़े बढ़ रहे हैं सड़कें 4 लेन, ये तो तबाही करेगी हमारी। तो ये है कंस्ट्रक्शन कैसा हो। आज मुझसे किसी ने सवाल किया, तिब्बत तक चीन लाया सड़क, मैं कहा वो रेल भी लाया। मैं कहा अच्छा किया उसने। उसका जो धरती है ना पठार, तिब्बत का पठार है, पुराना पक्का पहाड़। हम है हिमालय के दूसरी तरफ जो कच्चा पहाड़ है भाई मेरे, यहां फ्रजाइल है माउंटेन। तो इस फ्रजाइल माउंटेन में कंस्ट्रक्शन के लिए आपको साइंटिफिक तरीके चाहिए, टेक्नोलॉजी उस तरह की लानी चाहिए। क्या होती नहीं है, जापान में रोज भूकंप आता है, परंतु वहां के घर तो नहीं गिरते। तो उन्होंने सोल्यूशन दिया उसका टेक्नोलॉजिकल। वी शुड गो फॉर दैट कि रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप का हो, सेफर जगह लोकेट की जाए साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद, जिसमें जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और जियोग्राफिकल लोकेशन को वाटरशेड समझते हुए देखा जाए, तब जाके कहीं सेटलमेंट भी की जाए, खेती की जगह भी आइडेंटिफाई की जाए, तब तो टिकेगा। वरना ये अगर सब हैफेजार्ड, बिना किसी योजना के, बिना किसी वैज्ञानिक तरीके से ये सब विकास, सो कॉल्ड विकास करना है, तो भाई हमारे लिए तबाही लाएगा। हिमाचल के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है, खासकर जब प्लानिंग की बात आती है, प्लानिंग में जब हम बोलते हैं हैबिटेशंस को ऐसी जगह पे बसाना चाहिए जहाँ पे जो लैंड है वो सॉलिड हो, उसका जियोलॉजिकली वो स्टेबल थोड़ी दिखे और थोड़ी स्टेबल हो। प्लेन के इलाकों में थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पे जंगल की भूमि कम है। हमारा दुविधा भी है और हमारी खुशनसीबी भी है और दुविधा भी है। खुशनसीबी ये है कि हम बहुत अच्छे क्लाइमेट में रहते हैं क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा कवर है, फॉरेस्ट कवर है। लेकिन दुविधा ये भी है कि जब हम सेटलमेंट की बात करते हैं तो आप प्राइवेट लैंड के अलावा किसी दूसरे लैंड पे 1 इंच जा नहीं सकते हैं। और प्राइवेट लैंड इतनी कम है हमारे यहाँ पे, एग्रीकल्चर वाली लैंड है इतनी कम हमारे पास लैंड है कि हम
उसमें अगर ये हैबिटेशंस हम जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, नए नए हैबिटेशंस, तो वो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फॉरेस्ट लैंड को और एग्रीकल्चर लैंड को और जो बसाहट की बात है उसकी प्लानिंग को कैसे देखें? क्योंकि ज़्यादातर जो जगह हैं, अगर हम कुछ कुछ एरिया में हम देख रहे हैं जहाँ पे पुरानी सेटलमेंट है और वो जंगल के एरिया में है, गांव ही पूरे जंगल के एरिया में बसा है, वो पक्की जगह पे बसा है, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये 1980 के बाद ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? ये जो ज़मीन बड़ा मसला है, ये फॉरेस्ट के जो कानून है ना हमारे देश के, इसको देखना चाहिए कभी। मैं कल भी एक नोट लिखती बार ये सोच रहा था, मुझसे कई ने सवाल भी किया किसी ने कि आप ऐसे क्यों लिखते हो। मैं कहा मैं तो कह रहा हूँ कि जो फॉरेस्ट के एक्ट बनाए 60 के बाद और 1927 में फिर फाइनली फॉरेस्ट एक्ट बन गया, वो बनाए अंग्रेज़ों ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, वो कंजर्वेशन के लिए या स्थानीय जनता के रोज़गार आजीविका के लिए नहीं थे, वो कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए एक्ट बना था। क्योंकि लगातार आंदोलन और रेजिस्टेंस कर रहे थे समाज, जिनमें आदिवासी इलाकों में आप सब जानते हैं बड़े आंदोलन हुए और दूसरी जगह भी। तो फिर उन्होंने 1927 में फॉरेस्ट एक्ट में आपको बहुत सारे कंसेशंस दिए गए, लोगों के राइट्स नाम के सो कॉल्ड कंसेशंस उसमें दे दिए गए। फिर उसके बाद हमारे पास 72 का कानून आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 80 का कंजर्वेशन एक्ट आ रहा है। ये भी इंटरनेशनल प्रेशर से आए सर, ये हमारी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं बने कोई भी कानून, जनता के कानून नहीं है ये। मेरा ये सवाल है और सबको ये बात को उठाना चाहिए। ये तो पहला एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में आया, वो लोगों के प्रेशर से, आंदोलनों की वजह से आया, जिसमें कहा कि लोगों के आजीविका और कंजर्वेशन को समाज खुद देखेगा और उनको आजीविका का अधिकार भी दे रहा है और कंजर्वेशन का भी ताकत दे रहा है। ये पहला एक्ट बना है, उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब है जो आपने कहा कि अब क्या करें। अब भी मैं देख रहा हूं पिछले कुछ सालों से हिमालय इलाके में इस बाढ़ और भूस्खलन हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों की जमीनें बह गई। अब जमीनें सरकार के पास रेवेन्यू लैंड तो है नहीं, तो फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट एक्ट के तहत, तब कंजर्वेशन एक्ट के तहत, और खास करके गोदावरी जजमेंट के बाद तो स्थिति और बदल गई। उसने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को और सख्त कर दिया। 80 तक क्या होता था, लोग फॉरेस्ट में बसते थे, बसाहट बनाते थे, बाद में सेटलमेंट में जो है लोगों के वो हक शफा उसमें कब्जा चढ़ जाता था। ये होता रहा है सेटलमेंट में, परंतु अब 80 के बाद ये स्थिति नहीं रह गई। और अब तो सेटलमेंट भी बंद कर दी सरकार ने, रेवेन्यू और फॉरेस्ट सेटलमेंट दोनों नहीं हो रहे, बंद कर दिए। अब ये जनता कहाँ जाए भाई, ये जंगल तो है ठीक, पर जनता को तो जीने के लिए चाहिए ना, खेत भी चाहिए। या तो तुम इस तरह की इकोनॉमी डेवलप करिए कि लोगों को रोजगार दें, सबको इतना इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, इस तरह का मॉडल करें जैसे चीन ने किया। वो आपने नहीं किया ना, अभी तक करना चाहिए था। अब आप इन लोगों को कहां बसाएंगे जिनके खेत चले गए, घर चले गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कंजर्वेशन एक्ट में तरतीब होनी चाहिए, जो ये इस जलवायु परिवर्तन और किसी तरह की इस घटना से, ये जो बाढ़ और सुखाड़ और ये जो आपका भूस्खलन से हो रहा है नुकसान, इससे जो विस्थापित है उनको जमीनें जंगलात की भूमि में देने के लिए प्रावधान बनाने चाहिए। अभी हिमाचल सरकार में सब लोग कह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि दिल्ली में एक बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट में भी सवाल उठना चाहिए, और आज की सरकार को, दिल्ली वाली सरकार को अमेंड करना पड़ेगा कंजर्वेशन एक्ट को, वो प्रावधान करने चाहिए। परंतु दूसरी तरफ देखिए, हमारे न्यायालय बहुत चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट परसों बहुत चिंतित हुआ कि हिमाचल में ऐसा होता रहेगा तो नामो निशान मिट जाएगा नक्शे से। ऐसे लफाजी बात करने के बजाय मैं अर्ज करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट से, अभी भी पूरे चिनाब घाटी जहां सारे हाइडल प्रोजेक्ट बंद थे, हिमाचल प्रदेश में 18 हाइडल प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुए हैं, महाराज रोकिए उनको,
4 लेन जो तबाही का कारण बना है, इसमें कुछ दबाव डालिए इन पर कि ऐसे कंस्ट्रक्शन ना करें, रोकिए उन सोलर पार्कों को जो लद्दाख में बन रहा है, हमारी स्पीति में प्रस्तावित हो गया। ये कृपया ये काम करिए, शब्द मत बोलिए। हम कई सालों से लड़ते रहे आंदोलन में, कोर्ट की मदद हमको बहुत कम मिली है। उस वक्त क्यों नहीं सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, ये हाई कोर्ट ले रहे थे। आज सुमोटो वो इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा है, मैं वेलकम करता हूं सुप्रीम कोर्ट का भी, परंतु इन सवालों पर भी बात करें और हमको अल्टरनेट जमीन दिलाने के लिए भी बात करें। हम कहां जाएं, पहाड़ के लोग। पहाड़ नहीं बचेगा जब तक पहाड़ का बचाने के साथ पहाड़ी को भी बचाना पड़ेगा। पहाड़ी और पहाड़ बचाना एक चीज है, ये करना पड़ेगा। ये मेरा कहना है इस पर। एक तो आप जो क्लाइमेट रिफ्यूजी जो हो रहे हैं उनको लैंड देने की बात कर रहे हैं, दूसरा ये है कि जो हमारे जितने ये हाइड्रो प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे उसमें जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो एक दूसरी बड़ी चिंता में है, क्योंकि जब उनको पैसा मिलता है तो वो ज़मीनें खरीदते हैं और ज़्यादातर वो नई सेटलमेंट में जाते हैं। ज़्यादातर नई सेटलमेंट में जाते हैं जहाँ ज़मीन खरीदते हैं, वहीं पर ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और इसका हमारे पास बड़ी एग्जाम्पल उत्तरांचल है, उत्तराखंड का पूरा मामला है। तो अभी भी जो धराली गांव में हुआ है, जो आज जो घटना हुई, वो भी नई सेटलमेंट है, वो पुरानी बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी सेटलमेंट नहीं है। और उसमें से भी बहुत सारे रिफ्यूजी लोग बसे जो कहीं और से डिस्प्लेस हुए, रिफ्यूजी नहीं, मतलब जो विस्थापित रिफ्यूजी नहीं, डिस्प्लेस जो हुए वो ही लोग बसे। तो ये हमारे पास क्या कोई नीति नहीं है इनके पूरे सिस्टम को। ये जो पूरे हिमालय के विकास के लिए अलग मॉडल की हम बात करते रहे कई सालों से, जिसमें चिपको आंदोलन और हिमालय में जो भी आंदोलन हुए, और हम तो हिमालय नीति अभियान उसके अगला एक्सटेंशन है, उसमें हम बार बार बात करते रहे कि हिमालय के विकास के लिए अलग नीति बननी चाहिए। वो यहाँ की भौगोलिक पारिस्थितिकी को देखते हुए, जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल पारिस्थितिकी को देखते हुए बननी चाहिए। क्योंकि ये नया पहाड़ है, ये फ्रिजाइल है, भूकंप संवेदी इलाका है और ये डाइवर्स है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। तो यहाँ जो प्लानिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट प्लानिंग, वो साइट स्पेसिफिक, लोकेलिटी स्पेसिफिक होती है, वो करनी चाहिए थी काम। उसके लिए बहस हुई तो प्लानिंग कमीशन ने एक एसजेड कासिम कमेटी बनाई थी 92 में। उसके नाम पर बाद में क्या बना, एक जीबी पंत इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में, उसकी एक शाखा कुल्लू में है, एक शाखा जो है नॉर्थ ईस्ट में बना दी। उसके बाद जय हिंद हो गया, कोई काम नहीं हुआ। अभी फिर एक बनाया है कोई फोरम जैसा हिमालय का, उसने कुछ काम नहीं किया। हम कह रहे हैं हिमालयन राज्यों के लिए अलग विकास नीति निर्धारित होनी चाहिए। ये राज्य सरकारों के और हिमालय के नेताओं को भी महसूस करना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, और केंद्र सरकार को पॉलिसी डिजाइन बनाना चाहिए और उसके लिए फंड देने चाहिए। फंड का सवाल क्यों आ रहा है? हम संरक्षण कर रहे हैं, हिमालय संरक्षण के लिए, दोहन के लिए नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह दो है। एक तो सब आप कहते हैं कि जी हिमालय देश की रक्षा, बॉर्डर है, सुरक्षा, वो ठीक सुरक्षा है। दूसरा क्या है, हम इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया के मौसम का निर्धारण कर रहे हैं। ये जो 6 ऋतुएं हैं, ये इसकी वजह से हैं। ये जो नदियां हैं इतनी, जिस वजह से ये सारी कई करोड़ों की आबादी पल रही है, बल्कि दुनिया की 1/4 आबादी, चाहे वाटर शेड चाइना साइड का, चाहे इस साइड का वाटर शेड है हिमालय का, दुनिया का 1/4 पॉपुलेशन हिमालयन रिवर सिस्टम पर पलता है। हवा हम देते हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं चेन्नई पहुंचती। तो ये हिमालय का इकोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज का कॉन्ट्रीब्यूशन को भी समझ करके पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हिमालय के प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए था। हुआ क्या? 23 में हिमाचल में फ्लड आया, 12,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। 24 फिर आया, अभी फिर आ रहा है। केंद्र सरकार का क्या क्या किया? केंद्र सरकार ने कितनी मदद की आर्थिक?
ये क्यों नहीं कर रही हैं लिबरली? प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा भाई। ये मेरा कहना है कि इसके लिए आगे आना पड़ेगा सारे देश को। हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का जो रोल है वो तो एक है ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो बार बार ये बात कर रही है कि अपने प्रदेश को स्वावलंबी बनाने के लिए वो हाइडल प्रोजेक्ट को लगातार सैंक्शन किए जा रहे हैं। एक तरफ वो हर साल ये बोल रहे हैं, जब से सरकार आई है तब से ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ पे नुकसान हो रहा है, डिजास्टर्स हो रहे हैं, हजारों करोड़ हर साल डिजास्टर में बह जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हाइडल प्रोजेक्ट जो हैं, जो इस क्लाइमेट चेंज को इंड्यूस करते हैं, उनको लगाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो लाहौल जाएं तो लाहौल में वो बात करते हैं कि हम स्वावलंबी बनने के लिए हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये स्वावलंबन का जो पूरा मामला है, और वो हाइडल प्रोजेक्ट से ही स्वावलंबन आना है। और दूसरा, उसी के साथ वो दूसरा सपना भी देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 करोड़ टूरिस्ट भी ले आना है। इन दोनों चीजों को आप स्वावलंबन में कैसे देखते हैं? मैं ये जरूर कहूँगा, एक बात तो अच्छी की कि इन्होंने पानी के शेयर की बात की, पानी की रॉयल्टी की बात की, और बिजली की रॉयल्टी बढ़ाने की भी बात की, जो करछम बांगतू में मिल भी गया। वो तो तारीफ करनी चाहिए, बल्कि और प्रोजेक्टों से भी ज़्यादा डिमांड करनी चाहिए कि हमको ज़्यादा रॉयल्टी स्टेट को दी जाए। ये बात ठीक है, वाटर सेस हमको लगाना है और चाहिए हमें। दूसरी बात जो गलत है वो ये है कि अब शैली और म्याड़ नाले के प्रोजेक्ट को जो है ना, इसको किस सरकार को के साथ एग्रीमेंट किया तो वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। अभी हमने वहाँ खूब बड़ी रैली की है पिछले 2 महीना पहले, और लोगों ने कहा है कि हम नहीं देंगे बनने प्रोजेक्ट में। लाहौल के लोगों ने लड़ेंगे, वो नहीं बनने चाहिए वो प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर चिनाब घाटी में प्रोजेक्ट बने तो वो तो तबाही लाएंगे वहाँ, क्योंकि बहुत ही फ्रजाइल इलाका है। यही कहानी दूसरे मसलों में भी है। टूरिज्म का जो सवाल है, मैंने आज भी कहा कि भाई ये जो 4 धाम सड़कें बनी और धर्म के नाम पर, धार्मिक टूरिज्म के नाम पर जो कारोबार होकर के तबाही की उत्तराखंड के लाई, कृपया हिमाचल में भी मत लाएं। ये हो गया, हमारे पास बहुत अपने रोजगार के लिए बतेरा टूरिस्ट है यहाँ आ रहा। ये जो 5 करोड़ के टूरिस्ट की कल्पना है, इसको छोड़ दें। दूसरी बात, टूरिस्ट प्लेसेस का डिसेंट्रलाइजेशन करिए, एक जगह कंजेक्ट मत करिए। बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में टूरिस्टों को ले जाइए। बड़े बड़े होटलों पर प्रतिबंध लगाइए, बड़ी चेन होटल के ना आए, बड़े होटल ना बने, छोटे छोटे गांव के होम स्टे और छोटे छोटे जो है गेस्ट हाउस लोग बनाएं और स्थानीय लोग बनाएं, उसको प्रमोट कीजिए। ये बड़ा बड़ा छोड़ो भाई, ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और कम से कम आज के चीफ मिनिस्टर जो दूसरी बात भी समझते हैं कि कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है और ये सब इसलिए हो रहा है, जो बोलते रहते हैं। तो अगर ये समझते हैं आप, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों बोलते रहते हैं 5 करोड़ टूरिस्ट लाने? ये क्यों बोल रहे हैं कि हमने इतने पूरे जो है चिनाब घाटी में, लाहौल स्पीति में जो है हाइडल प्रोजेक्ट बनाने और जगह बनाने हाइडल प्रोजेक्ट? ये क्यों बोल रहे हैं? ये कृपया रोकिए, बहुत प्रोजेक्ट है।